हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यूज सिंप्लीफाइड। और आज के न्यूज सिंप्लीफाइड में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, दैट इज JCPOA, दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो एक डील थी USA और ईरान स्पेशली इनके बीच में। अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनली USA बैक्ड थी, लेकिन इसके अंदर हुआ क्या था, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर सर्वेलेंस रखेगा IAEA। तो दैट वाज द डील। तो इसके बारे में हम डील में बात करने वाले हैं। ईरान इससे निकल चुका था, इस डील को नहीं फॉलो कर रहा था, लेकिन वापस से IAEA के साथ जब ईरान ने ये कहा कि हम इस डील को मानने को तैयार हैं, तो ये न्यूज़ में आ जाती है। इस वाले हम सेशन में बात करेंगे, ये आज की न्यूज़ है। इस वाले सेशन में हम बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आपको ये सीखने को मिलेगा रानेट इनिशिएटिव क्या है। इसके बाद हम देखेंगे यूरेनियम का एनरिचमेंट क्या होता है, जो ईरान कर रहा था और इसी के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके बाद हम देखेंगे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है वो क्या था। इसके बाद हम देखेंगे इसी प्लान को बोलते हैं P5+1 डील, जो ये JCPO है इसी को ही बोलते हैं P5+1, क्योंकि इसमें UNSC के जो परमानेंट 5 मेंबर हैं उसके साथ जर्मनी भी शामिल था इस डील में। इसके बाद हम देखेंगे IAEA के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो ये है। और इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ये जो एग्री हुआ है ईरान, इससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चालू करेंगे क्वेश्चन के साथ। द क्वेश्चन इज द रेस्पॉन्स एंड असिस्टेंट नेटवर्क, दैट इज रानेट नेटवर्क, is a group of state which offers assistance to mitigate the consequences of nuclear और radiological emergencies। यानी कि ऐसा कोई भी हादसा होता है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड या फिर आपका कोई ऐसी रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी होती है, तो ये स्टेट्स का एक ग्रुप है जो सहायता करता है एक दूसरे की, राइट। दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ IEA एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ रानेट इनिशिएटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन में आप बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्या होता है, क्योंकि ईरान यही कर रहा था जिसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया। तो न्यूक्लियर जो है, आपने पढ़ा होगा यूरेनियम के बारे में। तो यूरेनियम, जब नेचुरल यूरेनियम की बात करते हैं तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिसाइल, एक होता है फर्टाइल। यानी कि एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238। तो जो आपने सुना होगा न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, जब न्यूट्रॉन से अटैक किया जाता है किसी भी एटम पे, यूरेनियम पे अगर हम यहाँ की बात करें, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड दैट इज न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, वो ब्रेक होता है, एनर्जी बहुत सारी मिलती है एंड दैट इज न्यूक्लियर फिशन। फ्यूजन होता है जिसमें कंबाइंड होते हैं, लेकिन हम यहाँ फिशन की बात कर रहे हैं। तो फिशन में एक चीज समझ में आ जाती है, दैट इज कि यूरेनियम के ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन का अटैक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारी एनर्जी डेवलप होगी और यही एनर्जी आपको काम आती है एटॉमिक रिएक्टर्स में। जब आप एटम रिएक्टर्स बनाते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, बिजली बनाते हैं उससे, दैट इज द प्रोसेस, दैट इज न्यूक्लियर फिशन। इसी से अगर आप चाहें तो परमाणु बम भी बना सकते हो। तो इसके लिए लेकिन क्या होगा, पहले यहां पे थोड़ा सा समझिए। जो फर्टाइल मटेरियल होता है, इस जब नेचुरल यूरेनियम की हम बात करें तो इसमें 99.3% जो है वो यही होता है फर्टाइल मटेरियल, जबकि ये जो है सिर्फ 0.7% होता है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये है, फर्टाइल मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर फिशन में तभी काम आ सकता है जब इसको कुछ न्यूट्रॉन आप एब्जॉर्ब करा दो। तो जब इसके ऊपर आप न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम में, और फिर अब ये आपको काम आएगा न्यूक्लियर फिशन में। यानी कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कराने पड़ेंगे। लेकिन इसको कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ न्यूट्रॉन से अटैक करिए और ये आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा, राइट। बट जब भी आप न्यूक्लियर प्लांट्स की बात करते हो तो उसमें आपको क्या होगा, थोड़ा सा आपको इसको यूरेनियम का कंसंट्रेशन ये वाले का बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 to 4% कम से कम ये होना चाहिए। यानी 100% में ये जो अभी 0.7% है उसको आप थोड़ा सा बढ़ाइए। तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं आप, इसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं इसका, आप इसको जो है निकाल दीजिए। यूरेनियम जैसे कंबाइंड अगर मैं बात करूं, ये पूरा कंबाइंड यूरेनियम है, इसमें मात्र ये 0.7% है। इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मतलब दूसरे वाले जो एटम्स हैं, जो ये वाला, इसको आप आइसोलेट कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं हम आइसोटोप सेपरेशन। अगर ये वाला भाग निकाल दोगे तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा एंड दैट इज एनरिचमेंट। तो एनरिचमेंट मतलब आप समझ जाना, यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन बढ़ना। ठीक है, तो ईरान जो है वो यही कर रहा था। अब 3 to 4% एनरिचमेंट अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आप उसका एटॉमिक एनर्जी में यूज करने जा रहे हैं। लेकिन अगर यही एनरिचमेंट आप 90% तक ले जाएं
तो आप परमाणु बम बनाने की डायरेक्शन में हैं, आप एटम बम बनाएंगे। तो यही कुछ चिंता हो रही थी पूरे वर्ल्ड को कि ईरान जो है वो बहुत तेजी से एनरिचमेंट कर रहा है, जिसके चलते वो एटम बम बना सकता है। और इसी के चलते हुए खास करके जो यूएस के अलाइज हैं वहां पे, जो इस एरिया में ईरान के आसपास, दैट इज सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये जो लोग हैं ये चिंतित हो रहे थे। तो इसी के चलते हुए ये बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं और ये फाइनल होती है डील हमारी। तो आई होप आपको न्यूक्लियर एनरिचमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस डील के बारे में बात करते हैं। तो ये डील जो है आप देख सकते हैं यूएस ने ब्रोक कराई थी, मतलब ब्रोकर बना था यूएस इसमें, और P5 कंट्रीज थी पूरी। तो P5 कंट्री आप देख सकते हैं कौन कौन सी है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, दैट इज यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। इसके साथ जर्मनी भी चूंकि यहां पे था तो इसको बोला गया P5+1 डील, मतलब परमानेंट मेंबर 5 प्लस 1 जर्मनी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये ब्रोकर थे। 2013 से 2015 तक, 2013 टू 2015 जो है नेगोशिएशंस चलते हैं। ईरान को मनाया जाता है कि भाई देखो ये आप जो है ये सही नहीं कर रहे, इस एनरिचमेंट को यहीं रोक दो। ठीक है, तो इसके बाद फाइनली 2015 में ईरान रेडी होता है। अब आप सोच रहे होंगे ईरान रेडी क्यों हो गया, ऐसा क्या था? तो अमेरिका ने बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे ईरान के ऊपर, यानी वो ग्लोबली जो है ट्रेड नहीं कर पा रहा था। तो इस प्रतिबंध से ईरान भी परेशान था। तो यूएसए के साथ फिर उसे टेबल पे बैठना पड़ा और उसने कहा ठीक है ये प्रतिबंध हटाइए, मैं जो है आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूं। तो फिर इसमें ईरान के ऊपर क्या क्या शर्तें लगी, इसी प्लान को बोलते हैं, जब ये डील बनी तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके तहत क्या होगा वो हम बात करेंगे। इसी को बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर जो प्लान है या ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें ईरान को कहा गया कि भाई आपकी जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है, स्पेशली जो एनरिचमेंट करा जा रहा है, उसको आप पहले तो बंद कीजिए, एनरिचमेंट नहीं करोगे। ठीक है, नंबर 2, उसके जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थे, बदले में हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस आपके हटा रहे हैं ईरान के ऊपर से। अब आप मतलब ट्रेड कर सकते हो, आपका ऑयल बेच सकते हो, किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो उसको ग्लोबल ट्रेड में एक्सेस दिया गया, उसके जो सैंक्शंस हैं वो हटा दिए गए और इसको मना किया गया कि आप एनरिचमेंट नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप 202 केजी जो है यूरेनियम का स्टॉक रख सकते हो। ठीक है, 202 केजी का स्टॉक आप रख सकते हो। उसके साथ साथ आपकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका सर्वेलेंस रहेगा। यानी वो कंटिन्यूअसली आपको वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि आप उन फैसिलिटीज में यू आर नॉट डूइंग द एनरिचमेंट प्रोसेस और यू आर नॉट मेकिंग द एटम बॉम्ब्स, राइट। तो ऐसा ये एग्री करता है ईरान और ये सारी तो पूरी डील है। ठीक है, ये डील हो गई 2015 में। लेकिन अमेरिका जो है उसमें आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब और वो कहते हैं कि ये डील जो है वन साइडेड है। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनका इजराइल, सऊदी अरेबिया इनसे ज्यादा वो था, और इजराइल और सऊदी अरेबिया इनका ईरान से नहीं बनता है, बिकॉज ईरान जो है वो शिया जो कम्युनिटी है वो डोमिनेटेड है, जबकि सऊदी अरब पूरा जो है वो सुन्नी डोमिनेटेड है। तो ईरान जो है वहां पे काफी ज्यादा मतलब खटकता है, खास करके जो अरब कंट्रीज हैं उनको। तो ये डील से अमेरिका इस चक्कर में बाहर निकल जाता है और ईरान पे वापस से सैंक्शंस इंपोज कर दिए जाते हैं। तो हम वो देख लेते हैं एक बार। अब पहले थोड़ी सी फैसिलिटीज देख लेते हैं, ईरान की कौन कौन सी फैसिलिटीज थी जहां पे वो एनरिचमेंट कर रहा था। स्पेशली ये जो फोर्डो फैसिलिटी है, आप ये ध्यान रखना, ये पहले एनरिचमेंट कर रहा था, अब उसको जो है सिर्फ R&D सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई भी R&D प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे किए जाएंगे। एक ये प्लांट था अराक, यहाँ पे भी जो वाटर रिएक्टर्स थे जो काम आते हैं एनरिचमेंट वाले यूरेनियम में, उनको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके बाद ओनली जो अभी बचा है उनके पास जो न्यूक्लियर जहाँ पे एनरिचमेंट कर सकता है ईरान, वो भी अंडर लिमिटेड वो सैंक्शंस जो लगे हुए हैं, ये है ईरान का ओनली एनरिचमेंट प्लान, दैट इज नातांज। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशंस हैं, याद रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना फोर्डो, अराक, नातांज, ये अगर नाम कहीं आ जाते हैं कि ये क्या है तो ध्यान रखना न्यूक्लियर साइट्स हैं और न्यूक्लियर जो रिसर्च फैसिलिटीज हैं ईरान के अंदर, राइट। तो ये था ईरान के ऊपर। अब देखते हैं कि यूएस जो है जब वो डील से बाहर निकल जाता है 2018 में, इसके बाद वापस से वही इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज हो जाते हैं ईरान के ऊपर, और इसके बाद ईरान मतलब अब ट्रेड नहीं कर सकता। इवन जो इंडिया था वो भी एक टेम्पररी वो लेता है अमेरिका से कि भाई हमें थोड़े टाइम के लिए अभी ट्रेड करने दीजिए, हम ईरान के साथ काफ़ी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, LNG इंपोर्ट करते हैं, लिक्विड नेचुरल गैसेज इंपोर्ट करते हैं, तो हमें जो है थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो इंडिया को टाइम मिलता है, लेकिन इंडिया भी प्रेशर में था अंडर दी सैंक्शंस, और वो ईरान के साथ धीरे धीरे हमारा भी ट्रेड कम होने लगता है, राइट। इसके बाद E3 कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी एंड UK, ये आपने देखा था P5 में थी। तो इन तीनों ने कहा कि देखिए यूएस एग्जिट कर गया, कोई बात नहीं, हम आपके लिए
कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाएंगे जिससे ट्रेड चलता रहे, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म लाते हैं, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, इंस्टेक्स बोलते हैं। लेकिन ये कभी भी प्रैक्टिकली उतर नहीं पाया ग्राउंड पे, यानी कि ये जो है सिर्फ थियोरिटिकली रह के सिमट गया। इसके बाद जो ईरान है उसने देखा कि पूरा ट्रेड बंद हो गया, नोबडी इज नाउ ट्रेडिंग विद द ईरान एक्सेप्ट चाइना वगैरह। तो ईरान को लगा कि अब ये डील हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे इस डील से बाहर निकलता है, यानी कि डील में क्या था, स्टॉक पाइल नहीं कर सकते 202 केजी से ज्यादा, ईरान ने अब स्टॉक पाइल करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या था कि एनरिचमेंट नहीं कर सकते, ईरान ने अब एनरिचमेंट भी स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो क्या कर रहा है, अब डील से बाहर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के ऊपर वापस प्रेशर बनाया जा सके कि भाई ये डील जो थी इसमें वापस आओ, हमें ग्लोबली ट्रेड करने दो, ताकि, और ये प्रेशर बनेगा कब, जब आप उस पूरे मतलब जो एरिया है उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए। और ये हुआ भी, जैसे जैसे वो एनरिचमेंट करने लगा, स्टॉक पाइल बनाने लगा, तो इजराइल ने, यूएस ने ये प्रेशर बनाना स्टार्ट किया ईरान के ऊपर, ठीक है, वो देखेंगे। इसके बाद 2019 में हमने देखा कि कैसे वो डील से बाहर आना स्टार्ट होता है, कंटिन्यूअसली स्टॉक पाइल करता है। और 20 में क्या होता है, इनका जनरल होता है कासिम सुलेमानी, उसको मार गिराया जाता है। और ये बहुत ही फेमस वहां के एक तरह से कह लीजिए लीडर थे, बहुत ही फेमस। इसको जब मार गिराया तो ईरान जो है अब बिल्कुल ही मनमानी पे उतर आया, जिसको बोलते हैं अपन ब्रिंकमैनशिप। मतलब अब जो है वो डेंजरस पॉलिसी परस्यू करेगा और ये दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, वो ऐसा करने लग गया। अब आपको अगर देखना हो तो अराउंड 2400 केजी यूरेनियम का स्टॉक है ईरान के पास अभी की डेट में, जबकि इसको अलाउ कितना था, 202 केजी। तो आप देखिए कितना ज्यादा इसने स्टॉक कन्वर्ट कर दिया है, कितना ज्यादा स्टॉक इसने क्रिएट कर दिया है। और इसी के चलते हुए ये वाली डील जो है आना बहुत जरूरी थी, लेकिन इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स काम कर रहे थे। क्यों इतनी देर लग गई? 2018 में एग्जिट करता है यूएस, तो 21 क्यों लग गया? बिकॉज यहाँ पे एक तो देखिए, यहाँ ईरान और सऊदी अरब, इनके बीच में कंटिन्यूअसली राइवलरी है, इनके बीच में हमेशा चलता रहता है, सिया सुन्नी जो विवाद है वो हमेशा चलता रहता है। और ईरान जो है वो काफी सारे देश हैं यहाँ पे, जैसे सीरिया, लेबनान, इवन यमन में, तो वहां पे जो भी विद्रोह होते हैं, जो भी सिविल अनरेस्ट होती है, उसको सपोर्ट करता है। तो इसके चलते हुए इनके बीच में हमेशा टसल रहता है, ईरान एंड सऊदी अरबिया में। इसके बाद ईरान का मैंने आपको बताया, ईरान जो है बहुत आगे निकल चुका है, उसका जो स्टॉक पाइल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, 2400 केजी। इसके बाद इकोनॉमिक जो लॉसेज हुए ईरान को, तो इसके चलते हुए काफी ज्यादा, मतलब ईरान भी चाहता था कि भाई ये जो प्लान से बाहर निकला है यूएस, वो पूरा हर्जाना जो हमें मतलब हुआ है, नुकसान हुआ है, ये यूएस भरे। इन सब चीजों के चलते हुए ये देरी हुई, लेकिन फाइनली ये डील जो है अभी हो चुकी है। अब जब डील हो चुकी है तो इससे फायदा क्या होगा? देखो, एक तो आपको ये समझना होगा कि जो रीजनल सिक्योरिटी है, रीजनल जो स्टेबिलिटी है, वो इंश्योर होगी। बिकॉज अब जो है वो ब्रिंकमैनशिप वाली पॉलिसी परस्यू नहीं करेगा ईरान। उसने अलाउ कर दिया है कि आइए ये वालों को कि हाँ भाई आइए, हमारी ये फैसिलिटी है, आपके कैमरा जो है लगा दीजिए, हम पूरी तरह से डील को फॉलो करेंगे, राइट। सो एक तो ये है। दूसरा, अगर हम बात करें स्पेशली इंडिया के लिए क्या है, तो इंडिया का मैंने आपको बताया, इंडिया का पूरी तरह से ट्रेड जो है वो बंद हो चुका था। तो ईरान जो है वो थोड़ा सा चाइना की तरफ चल निकला था और चाइना का इन्फ्लुएंस ईरान में बढ़ रहा था। तो अब इंडिया के लिए क्या क्या फायदा है? पहला, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज छाबहार जो पोर्ट है उससे हम सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, यहीं से हमारा आईएनएसटीसी कॉरिडोर भी निकलता है, आपको याद होगा, बाकू से होते हुए, रशिया से होते हुए यहीं से निकलता है, तो दैट वुड बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तीसरा, आपको पता होगा अशबागाट जो एग्रीमेंट है जिसके तहत हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने जा रहे हैं, उसमें भी ये ईरान काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हमारा छाबहार पोर्ट है। तो एक तो आपको समझ में आ गया होगा, कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी विद सेंट्रल एशिया, विद ईरान ऑल्सो। दूसरा, मैंने आपको बताया चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है वो अब हो सकता है कम हो, अगर इंडिया जो है वो प्रोएक्टिवली अप्रोच करता है ईरान को, वापस से हम अपना ट्रेड जो है रिज्यूम करते हैं। तीसरा, लिक्विड एंड जो नेचुरल गैसेस होती हैं या लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस होती हैं, ये आपको मैं दिखाऊंगा। उस जो ट्रूट से वो जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो वहां से लगभग 2/3 ऑफ द जो बिजनेस है एलएनजी में, वो सारा वहीं से पास होता है। और इंडिया का 2/3 मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो वो सारा इंडिया सिक्योर करेगा और काफी अच्छा हमारा यहाँ से ट्रेड हो सकता है। तो ये सारे बेनिफिट हैं इंडिया के लिए। ईरान जो है वापस हमारी तरफ आएगा, चाइनीज इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होगा, आईएनएसटीसी वाला मैंने आपको बताया। इसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया कि ईरान से हम बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते थे, वो वापस से हम रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो था इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो आई होप आपको ये पूरी डील समझ में आई, जेसीपीओए प्लान क्या था, इसका बैकग्राउंड हमने देख लिया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दिस रानेट इनिशिएटिव जो है, इसमें मैंने आपको पूछा था, पहला स्टेटमेंट कहता है कि दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो
न्यूक्लियर इमरजेंसीज में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, यस दैट इज ट्रू। रेस्पॉन्स एंड असिस्टेंस नेटवर्क, आपको नाम से ही दिख रहा है, तो ये वाला सही है। दूसरा है दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ IAEA, दैट इज रॉन्ग। ये इनिशिएटिव है IAEA का, ठीक है, तो ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट सेज इंडिया इज द मेंबर ऑफ रानेट इनिशिएटिव, यस इंडिया जो है वो 35th कंट्री बना था टू ज्वाइन दिस रानेट इनिशिएटिव, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप याद रखना रानेट इनिशिएटिव क्या है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। रानेट इनिशिएटिव वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और विच ऑफ द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर देयर फॉर रानेट, ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट में 1 and 3 बिकॉज 2 इज रॉन्ग। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे एनरिचमेंट देख लिया, JCPOA डील देख ली, इसके बाद हमने ये रानेट इनिशिएटिव और IAEA के बारे में पढ़ लिया। उनकी 3 रिपोर्ट हैं, वो भी आप याद करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.